नमस्कार, पोल बात में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज फिर हम कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रैक्टिस वीडियो मैं डेली अपलोड करती हूं। ये फुल कोर्स सीरीज़ चल रही है, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, अज्ञानता का आवरण किसकी अवधारणा है। तो ऑप्शन है आपके सामने, मिल, जॉन रॉल्स, बेंथम एवं ग्रीन। आपको बताना है कि ये किसकी अवधारणा है। तो जो अज्ञानता का आवरण है ये जॉन रॉल्स की अवधारणा है। जॉन रॉल्स ने अपनी बुक थ्योरी ऑफ जस्टिस में न्याय का सिद्धांत दिया था और उसके न्याय का सिद्धांत दिया था सामाजिक समझौते के, न्याय के क्षेत्र में सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया था। और इन्होंने बताया कि कैसे एक फेयर सोसाइटी बनाई जाए। तो ये क्वेश्चन करते हैं कि यदि लोगों से कहा जाए कि आप रहने के लिए किस तरह की समाज पसंद करेंगे, तो बेशक वे ऐसा समाज चुनेंगे जिसमें उन्हें विशेष सुविधाएं प्राप्त हैं। ऐसे में रॉल्स कहते हैं, निष्पक्ष एवं न्याय संगत न्याय तक पहुँचने का एकमात्र रास्ता है कि हम उस समाज के नियमों का निर्माण कर रहे हैं जिस समाज के हम नियमों का निर्माण कर रहे हैं, और हमें पता नहीं है कि जिस समाज का हम निर्माण कर रहे हैं, जिस समाज में हम नियमों का निर्माण कर रहे हैं, उस समाज में हमारी क्या जगह होगी, क्या स्थिति होगी, हम कौन से वर्ग में, कौन से तबके में जा कर के रहेंगे, किस तबके के अंतर्गत हम आएंगे। हमें ये सब चीज़ें ज्ञान ना हो तब जो है हम उच्च जाति के परिवार में पैदा होंगे या हम निम्न जाति के परिवार में पैदा होंगे, हम धनी होंगे या निर्धन होंगे, हम सुविधाओं से संपन्न होंगे या सुविधाहीन होंगे। ऐसे में जब हम अज्ञानता में रहेंगे, यानी कि हमें कुछ पता ही नहीं होगा कि हम जिस समाज का निर्माण कर रहे हैं उसमें हमारी क्या स्थिति होगी, हम कौन सी परिस्थितियों में रहेंगे, किस तबके में रहेंगे, तो ऐसे में हम जो निर्णय लेंगे वह समाज के सभी सदस्यों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि हमको भी उसी समाज में रहना है और पता नहीं किस वर्ग में, किस तरह के समूह में हम चले जाएं। तो रॉल्स इसे अज्ञानता के आवरण में सोचना कहते हैं। अज्ञानता के आवरण में सोचना बोलते हैं कि बिल्कुल वेल ऑफ इग्नोरेंस में जा कर के सोचो कि समाज के नियम रूल कैसे होने चाहिए। तो ये जो है इन्होंने थ्योरी ऑफ जस्टिस में दिया है। ये सिद्धांत थ्योरी ऑफ जस्टिस इनकी बुक है, उसमें इन्होंने न्याय का सिद्धांत दिया है। जबकि मिल क्या कहते हैं, मिल देते हैं हानि का सिद्धांत। हानि का सिद्धांत मिल क्या है, असीमित स्वतंत्रता के समर्थक हैं और ये कहते हैं कि व्यक्तियों की स्वतंत्रता जो है, व्यक्तियों की स्वतंत्रता में बाधा नहीं बननी चाहिए। और हानि का सिद्धांत ये कहता है कि व्यक्ति के कार्य दो प्रकार के होते हैं, एक स्वसंबंधी कार्य और दूसरा अन्य संबंधी कार्य। स्वसंबंधी कार्य में सिर्फ वो कार्य सिर्फ डूअर को इफेक्ट करता है, यानी कि जो करने वाला है उस पर असर प्रभाव डालता है, जबकि अन्य संबंधी कार्य समाज के अन्य लोगों को भी के ऊपर भी प्रभाव डालते हैं। तो ये कहते हैं कि जो हानि का सिद्धांत है ये कहता है कि जिस कार्य में जो अदर संबंधी कार्य हैं, अगर जिस कार्य में हानि ज़्यादा है उसी में पुलिस को इन्वॉल्व करना चाहिए, और जिस कार्य में हानि कम है तो उसमें पुलिस इन्वॉल्व नहीं करनी चाहिए। सोशल डिसअप्रूवल से भी काम चल सकता है। जो स्व संबंधी काम है उसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, जो पर संबंधी अन्य संबंधी कार्य है उसमें राज्य हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन हानि अगर अधिक है तो। अदरवाइज अगर छोटी मोटी हानि होती है तो सोशल डिसअप्रूवल से ही काम चला लेना चाहिए और व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित नहीं करना चाहिए। ये कहते हैं कि समाज को थोड़ी असुविधा सह लेनी चाहिए ताकि व्यक्ति की स्वतंत्रता बनी रहे, व्यक्ति स्वतंत्रता का अनुभव कर सके, ऐसा मिल का मानना है। तो इन्होंने हानि के सिद्धांत में ये सारी बातें बताई हैं। और जॉन रॉल्स ने थ्योरी ऑफ जस्टिस में अज्ञानता का आवरण दिया है। और बेंथम क्या है, बेंथम देते हैं अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का सिद्धांत देते हैं। अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के सिद्धांत की बात करते हैं, जबकि ग्रीन जो हैं ये सकारात्मक उदारवाद के जनक हैं। सकारात्मक उदारवाद के जनक हैं।
जनक हैं और इनको लोक कल्याणकारी राज्य का अग्रदूत भी कहा जाता है। लोक कल्याणकारी राज्य के प्रतिपादक तो लास्की हैं, लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य का अग्रदूत ग्रीन को ही माना जाता है। तो आपका जो है अज्ञानता का आवरण ये है जॉन रॉल्स की अवधारणा है और ये एनसीईआरटी का उठाया हुआ क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का उठाया हुआ क्वेश्चन है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन पक्का आते हैं और मैं अपने हर वीडियो में एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन रखती हूँ, तो आप इनके अलग नोट्स बनाते रहें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ये भी आपका एनसीईआरटी से है। एनसीईआरटी रामायण और महाभारत है, बिना इसके आपका काम चलना नहीं है। तो सबसे पहले आप इसको 100% रट लें, मेमोराइज कर लें, उसके बाद बाहरी क्वेश्चन तो करने ही हैं, वो तो फिर सक्सेस के लिए करना ही पड़ेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, तो इसको हमें ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन 2 कह रहा है, न्याय में ऐसा कुछ अंतर्निहित है जिसे करना न सिर्फ सही है और न करना सिर्फ गलत, बल्कि जिस पर बतौर अपने नैतिक अधिकार कोई व्यक्ति विशेष हमसे दावा जता सकता है। तो ये कथन संबंधित है, किससे संबंधित है? ये कथन किसने दिया है? ऑप्शन है आपके सामने, मिल महोदय ने दिया है, या बेंथम ने दिया है, या जॉन रॉल्स ने दिया है, या कांट ने दिया है। तो ये आपको बताना है कि ये कथन दिया किसने है। तो जो ये कथन है मिल महोदय से संबंधित है, मिल महोदय से संबंधित ये कथन है और इनको क्या बोला है? राजनीतिक उदारवाद का जनक कहा जाता है मिल को। राजनीतिक उदारवाद का जनक कहा जाता है। मेरी राइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो आप लोग मैं जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान दे लें, क्योंकि बहुत ही गंदी राइटिंग है मेरी। और बी, अगर हम बेंथम देखते हैं तो बेंथम क्या है? बेंथम क्या कहते हैं? बेंथम का उपयोगितावाद का सिद्धांत इन्होंने दिया है। उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया है इन्होंने, सिद्धांत दिया है। रॉल्स की बात करें तो रॉल्स ने थ्योरी ऑफ जस्टिस में न्याय के क्षेत्र में सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया है। न्याय के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया है। सिद्धांत दिया है। अगर हम कांट की बात करते हैं तो नैतिक अधिकारों का सिद्धांत इन्होंने दिया है। नैतिक अधिकारों का सिद्धांत इन्होंने दिया है। और तो ऑप्शन जो ये कथन है, ये कथन मिल ने कहा है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। गलत लोगों को दंडित कर एवं भले लोगों को पुरस्कृत कर राजा को न्याय कायम रखना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि गलत लोगों को दंडित करें एवं भले लोगों को पुरस्कृत करके राजा को न्याय कायम रखना चाहिए। ये कथन किसका है पूछ रहा है। ऑप्शन आपके सामने, ए कौटिल्य है, बी अरस्तु है, सी कन्फ्यूशियस है, डी मैकियावली है। तो ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसके पहले भी एनसीईआरटी था, मैंने मेंशन किया या नहीं? हाँ, यस कर दिया है, तो ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इसको आप अलग नोट डाउन करेंगे। एनसीईआरटी को 100% तैयार करके जाना है। एनसीईआरटी आपकी सक्सेस की जो रेशियो है उसको एकदम से इंक्रीज कर देगा, क्योंकि अगर आपने वहाँ से 100% तैयार कर लिया तो समझ लीजिए कि बहुत सक्सेस के करीब हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से आते हैं और हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको देते रहेंगे। आप उनको अलग नोट डाउन करते रहिए, ताकि सबसे पहले आप एनसीईआरटी मेमोराइज करेंगे। सबसे पहले एनसीईआरटी रामायण और महाभारत है, उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो ये कहा गया है, ये कथन है कन्फ्यूशियस ये थे चीन के दार्शनिक थे
और इन्होंने राजा को बोला है कि गलत लोगों को दंडित करके और अच्छे लोगों को पुरस्कृत करके राज्य में जो है राजा को न्याय कायम रखना चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला है। जबकि कौटिल्य जो हैं, हम कौटिल्य को भी देख लेते हैं, तो इन्होंने क्या बोला है, विजिगीषु राजा के 4 गुण दिए हैं इन्होंने राजा के लिए। विजिगीषु राजा के 4 गुण बताए हैं इन्होंने। क्या क्या बताया है? ये बताया है आनविचकी। दूसरा बताया है वेद त्रयी का ज्ञाता, वेद त्रयी का ज्ञाता। तीसरा बताया है वार्ता का ज्ञान, वार्ता का ज्ञान। चौथा बताया है इन्होंने दंड नीति में निपुण, दंड नीति में निपुण। ये सारी चीज़ें इन्होंने कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में बताया है इन्होंने। और जो भारतीय राजनीतिक चिंतन का जनक कहा जाता है कौटिल्य को भारतीय राजनीतिक चिंतन का जनक कहा जाता है। और ये सारे इन्होंने राजा के 4 गुण बताए हैं। आनविचकी, इसका मतलब है दर्शन और तर्क का ज्ञान। वेद त्रय का ज्ञाता यानी कि वेदों का ज्ञान। वार्ता का ज्ञान यानी कि वार्ता के ज्ञान में जो कृषि और पशुपालन वगैरह इसका ज्ञान होना चाहिए। और दंड नीति में निपुण यानी कि शासन कला में निपुण होना चाहिए। ये इसके मतलब हो गए। तो 4 अब देख लेते हैं अरस्तु ने क्या बोला है। अरस्तु क्या कहते हैं? अरस्तु ने जो है 158 देशों का कितने 158 देशों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। और इन्होंने राज्य को संख्या एवं गुण के आधार पर विभाजित किया है। संख्या में अगर एक व्यक्ति का शासन है तो एक व्यक्ति का शासन, 2 व्यक्ति का शासन, एक व्यक्ति का शासन, कुछ व्यक्तियों का शासन और बहुत व्यक्तियों का शासन, ये संख्या में डिवाइड किया है। एक व्यक्ति का शासन हो जाएगा राजतंत्र। और राजतंत्र यदि समाज की भलाई में काम करता है तो ये क्या हो जाएगा? राजतंत्र भलाई में काम करता है तो राजतंत्र होगा, नहीं तो अताताई तंत्र हो जाएगा। अताताई तंत्र हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि गुण पे इन्होंने उत्कृष्ट एवं निकृष्ट दो प्रकार के गुण बताए हैं। तो अगर उत्कृष्ट है शासन तो राजतंत्र रहेगा, नहीं तो अताताई हो जाएगा। और कुछ व्यक्तियों का हो गया कुलीन तंत्र हो जाएगा। और ये हो जाएगा लोकतंत्र। बहुत सारे व्यक्तियों को क्या हो जाएगा? लोकतंत्र। और ये अगर बिगड़ता है, इसका बिगड़ा हुआ रूप भीड़तंत्र हो जाएगा। और इसका बिगड़ा हुआ रूप यानी कि अगर शासन निकृष्ट है, गुण के आधार पे उत्कृष्ट और निकृष्ट है, तो अगर निष्कृष्ट है तो कुलीन तंत्र क्या बन जाएगा? गुटतंत्र बन जाएगा। गुटतंत्र। तो ये जो आता है शासन, अगर शासन का बिगड़ा हुआ रूप है तो ये बन जाएंगे सारे अताताई तंत्र, गुटतंत्र, भीड़तंत्र। और अगर शासन उत्कृष्ट है यानी कि सुधरा हुआ रूप है उसका, तो राजतंत्र एक व्यक्ति का, कुलीन तंत्र कुछ व्यक्तियों का, लोकतंत्र बहुत सारे व्यक्तियों का। संख्या के आधार में एक व्यक्ति राजतंत्र, कुछ व्यक्ति कुलीन तंत्र और बहुत सारे व्यक्ति लोकतंत्र। मैकियावेली क्या कहते हैं? अगर हम मैकियावेली को देखते हैं तो मैकियावेली क्या कह रहे हैं? मैकियावेली कहते हैं कि राजा को लोमड़ी व्याघ्र नीति अपनानी चाहिए। और ये क्या कहते हैं कि साधन कैसा भी हो, राजा को राज्य की अगर भलाई हो रही है तो उस साधन को यूज कर लेना चाहिए। साधन की सफलता जो साध्य की सफलता साधन को पवित्र बना देती है। इनका ये कथन है, फेमस कथन है कि साध्य की सफलता साधन को पवित्र बना देती है, बना देती। इसलिए साधन कैसा है उस पर ध्यान ना दे करके अगर राज्य की भलाई में है तो राजा को निसंदेह यूज कर लेना चाहिए। और राजा को बोला है कि लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए और व्याघ्र की तरह
बहादुर होना चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला। इसी को इन्होंने लोमड़ी व्याघ्र नीति बोला है। कुछ वीडियो में हमने इसको फुली एक्सप्लेन कर रखा है, आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। और देखते हैं तो इसका क्या हो गया, हमारा जो है ये कन्फ्यूशियस, ऑप्शन सी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान किस एक्ट द्वारा किया गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1813, सी चार्टर एक्ट 1853 और चार्टर एक्ट 1833। किसके द्वारा जो भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान किस एक्ट द्वारा किया गया है, आपको बताना है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा क्या किया था कि जो बंगाल का गवर्नर का पद था वो गवर्नर जनरल में तब्दील कर दिया जाता है, और जो बंगाल के अंतिम गवर्नर, बंगाल के अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग ये अंतिम गवर्नर थे और प्रथम गवर्नर जनरल थे। प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ये प्रथम गवर्नर जनरल थे और अंतिम गवर्नर थे, और प्रथम गवर्नर जनरल ये दोनों थे। मतलब जब वो गवर्नर का पद समाप्त हुआ तो गवर्नर जनरल इन्हीं को बना दिया गया था बंगाल का। और इन्होंने जो है रेगुलेटिंग एक्ट में इसमें क्या है, मद्रास प्रेसिडेंसी को, जो बम्बई व मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था, और कलकत्ता प्रेसिडेंसी को ब्रिटिश सम्राट के अधीन कर दिया गया था। तो ये भी इसका एक मेन पॉइंट है कि जो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी थी वो इस कलकत्ता यानी कि बंगाल के अंतर्गत आ गई थी, और बंगाल यानी कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी वो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी के अधीन हो गई थी। ये भी इसका पॉइंट है। देखते हैं चार्टर नंबर जो है 1813 क्या कह रहा है। चार्टर एक्ट 1830 ये क्या है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था इस एक्ट द्वारा। सिर्फ जो है चीनी यानी कि चीन से, सिर्फ ये किससे, चीन से व्यापार का इनका एकाधिकार बना था, और चाय की पत्ती पर भी इनका एकाधिकार था। इन दोनों को छोड़ करके बाकी और चीज़ों से एकाधिकार कंपनी का हटा दिया था, जो इस चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा हटा दिया गया था पूरी तरह से। और इसमें क्या हुआ था, इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शिक्षा साहित्य के विकास हेतु 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने की बात कही थी, और ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति देती थी भारत में। ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार का यहाँ से इनको मतलब इजाज़त मिल जाती है, धर्म प्रचार की इजाज़त मिल जाती है। और देखते हैं जो चार्टर एक्ट 1853 क्या कहता है। 1853 के अंतर्गत इन्होंने क्या था, जो विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद में स्थायी सदस्य बना दिया गया था। जो विधि सदस्य था, कानून सदस्य जिसको बोलते, महान्यायविद विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद में स्थायी पोस्ट कर दिया जाता है इनकी। ये कह सकते हैं आप कि स्थायी सदस्य बनाया गया। और इसके पहले क्या होता, अस्थायी होते थे। जब ज़रूरत होती थी अपॉइंट कर लेते थे, तो इनका अस्थायी पद होता था। और इसमें कंपनी के कार्य को विभाजित कर दिया था। कौन से, प्रशासनिक कार्य एवं विधायी कार्य। जो कंपनी के कार्य थे इनको 2 भागों में विभाजित किया था, 2 भागों में विभाजित कर दिया था। जैसे कि प्रशासनिक कार्य एवं विधायी कार्य, इन 2 भागों में इस चार्टर के अंतर्गत विभाजित कर दिया था। जबकि चार्टर एक्ट
1833 ये क्या कह रहा है? ये कहता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। जो बंगाल का उस समय जब ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, लेकिन जो 1833 था तो इसके अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का, यानी कि पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो ये दोनों एक्ट मिलते जुलते हैं। उसमें बंगाल से बंगाल का ही बना दिया था और इसमें बंगाल से पूरे भारत का बना दिया गया था। और जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक बंगाल के अंतिम किंतु भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो इसमें उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे ये अंतिम गवर्नर जनरल थे बंगाल के और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बन गए थे इसमें। तो हमने सभी एक्ट्स को देख लिया जो यहाँ मेंशन थे। तो और ऑप्शन आपका हो जाता है कि भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान किस एक्ट द्वारा किया गया है? 1 सेकेंड, ये आपका ये नहीं होगा, जो ये एक्ट है ये नहीं होगा क्योंकि वो भारत के गवर्नर जनरल की बात कर रहा है, ना कि बंगाल के गवर्नर जनरल की बात कर रहा है। तो ठीक है, बाकी डिफिनेशन ठीक है। ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1833 हो जाएगा क्योंकि ये भारत के गवर्नर जनरल की पद की बात कर रहा है। तो जो 1833 है इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया जाता, बना दिया जाता है। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, ये बंगाल के अंतिम और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? सूचियों को सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यूटोपियन समाजवाद कार्ल मार्क्स का है, के सामने कार्ल मार्क्स है। फेबियन समाजवाद GDH कोल है। वैज्ञानिक समाजवाद सिडनी वेब है और श्रेणी समाजवाद सेंट साइमन है। तो जो देख लेते हैं इसको मैच करके कैसे मैच करना है। ये यूटोपियन समाजवाद है, ये तो हो जाएगा सेंट साइमन का हो जाएगा। फेबियन समाजवाद हो जाएगा सिडनी वेब का हो जाएगा। वैज्ञानिक समाजवाद कार्ल मार्क्स का हो जाएगा और श्रेणी समाजवाद GDH कोल का हो जाएगा। तो चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा, तो हमारा जो ये डी ऑप्शन है ये सही हो रहा है। इसमें यूरोपियन समाजवाद के सेंट साइमन है, फेबियन समाजवाद के सिडनी वेब हैं, वैज्ञानिक समाजवाद के कार्ल मार्क्स हैं, श्रेणी समाजवाद के कौन है? GDH कोल हैं। तो ये हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। राम मनोहर लोहिया, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि राम मनोहर लोहिया किसके समर्थक थे? तो ऑप्शन आपके सामने है, विकेंद्रीकृत समाजवाद के, बी साम्यवाद के, सी श्रेणी समाजवाद के और बी फेबियन समाजवाद के। तो आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो जो राम मनोहर लोहिया थे ये समाजवादी विचारधारा के समर्थक थे और ये पूंजीवाद का बिल्कुल भी मतलब समर्थन नहीं करते थे कि पूंजीवाद का ये विरोध करते थे। तो ये क्या हुआ, इस आधार पे ये विकेंद्रीकृत समाजवाद के समर्थक माने जाते हैं। जबकि साम्यवाद के समर्थक कौन है? मार्क्स, लेनिन के स्टालिन, ट्राटस्की ये सब माने जाते हैं। लेनिन ने क्या किया था कि ये व्यवहारिक समाजवाद के व्यवहारिक मार्क्सवाद के जनक माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने व्यवहार रूप में उतारा था रूसी क्रांति, बोल्शेविक दल बना करके रूसी क्रांति करके मार्क्सवाद को व्यवहारिक रूप से अप्लाई किया था राज्य में। तो और इनके जो हैं इनके शिष्य कह लो या इनके उत्तराधिकारी स्टालिन और ट्राटस्की थे। लेकिन जब लेनिन की मृत्यु के बाद इस दोनों में संघर्ष होता रहा। स्टालिन जो है
सत्ता को पाने में सफल होते हैं, जबकि ट्राचस्की सफल नहीं होते हैं। तो ये दोनों इनके उत्तराधिकारी हैं, ये दोनों इनके उत्तराधिकारी हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं श्रेणी समाजवाद की। तो श्रेणी समाजवाद जो है हमारा, इसका श्रेणी समाजवाद की अभी भी हमने बात की कि इसके जो है GDH कोल, GDH कोल इसके समर्थक हैं, GDH कोल इसके प्रवर्तक हैं, GDH कोल इसके प्रवर्तक हैं। और इनको क्या बोलते हैं, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का भी जनक बोला जाता है। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का जनक भी कहा जाता है। प्लस ये इन्होंने आर्थिक संसद की बात की थी, आर्थिक संसद की बात कही थी। ये कहते थे जैसे राजनीतिक संसद होती है वैसे आर्थिक संसद भी होनी चाहिए। जैसे राजनीतिक मुद्दों की बहस वहाँ आर्थिक संसद में होती है, वैसे राजनीतिक मुद्दों की बहस राजनीतिक संसद में होती है, वैसे आर्थिक मुद्दे जो हैं, मैटर्स हैं, वो आर्थिक संसद में बहस और डिस्कशन के जरिए सॉल्व किए जाने चाहिए। इसलिए आर्थिक संसद के ये पक्षधर थे कि आर्थिक संसद होनी चाहिए। तो आगे ये फेबियन समाजवाद की बात करते हैं। तो ये फेबियन समाजवाद में कौन कौन आ जाता है? फेबियन समाजवाद सिडनी वेब, अभी अभी हमने बात की थी। प्रवर्तक की बात करें तो सिडनी वेब हैं। और अगर हम समर्थक की बात कर लेते हैं तो सिडनी ओलिवर, ग्राहम वॉलेस और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, एनी बेसेंट, पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस और क्लेमेंट एटली, ये सब इसके समर्थक माने जाते हैं। किसके? फेबियन समाजवाद के। तो ऑप्शन आपका हो जाता है राम मनोहर लोहिया किसके समर्थक हैं? तो राम मनोहर लोहिया विकेंद्रीकृत समाजवाद के समर्थक हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, यह मत किसका था? तो आपको बताना है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, ये मत किसका था? तो ये जो लॉर्ड एक्टन का है, ये मत लॉर्ड एक्टन एंड डी टॉकविले, ये दो जो हैं डी टॉकविले, ये दोनों क्या हैं? स्वतंत्रता और समानता के नकारात्मक दृष्टिकोण के पक्षधर हैं, नकारात्मक दृष्टिकोण के पक्षधर हैं। और ये मानते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, ऐसा इनका मानना है। और इसी बात से जो है लॉर्ड एक्टन का कथन है कि स्वतंत्रता की अभिलाषा, उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण समानता की आशा ही व्यर्थ है। स्वतंत्रता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण समानता की आशा ही व्यर्थ है। जबकि डी टॉकविले का कथन है कि लोकतंत्र का विस्तार स्वतंत्रता को जितना अधिक बढ़ावा देगा, समानता के लिए उतना अधिक खतरा पैदा करेगा। एक बार फिर सुन लें, डी टॉकविले के अनुसार लोकतंत्र का विस्तार स्वतंत्रता को जितना अधिक बढ़ावा देगा, समानता के लिए उतना अधिक खतरा पैदा होगा। जबकि जो ये TH ग्रीन का कथन है, TH ग्रीन क्या कहते हैं? जब तक मनुष्यों की आवश्यकताओं एवं क्षमताओं में एक रूपता नहीं होगी, तब तक व्यवहार एवं प्रतिफल की एक रूपता नहीं हो सकती है। TH ग्रीन का कथन है कि जब तक मनुष्यों की आवश्यकता एवं क्षमताओं में एक रूपता नहीं होगी, तब तक व्यवहार की
व्यवहार एवं प्रतिफल की एकरूपता नहीं हो सकती, ऐसा टी.एच. ग्रीन का है मानना। जबकि लास्की क्या कहते हैं, लास्की स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक या अनुपूरक मानते हैं। ये क्या मानते हैं, स्वतंत्रता एवं समानता को एक दूसरे का अनुपूरक मानते हैं, एक दूसरे का अनुपूरक मानते हैं। कौन, लास्की, और मैकाइवर भी मानते हैं, इसी बात को मैकाइवर भी मानते हैं। बार्कर को देख लेते हैं। बार्कर ने मिल को खोखली स्वतंत्रता का वाहक कहा है। तो ये हो गया बार्कर से संबंधित, ये हो गया लास्की से संबंधित, और टी.एच. ग्रीन का मैंने बता दिया है, और ये हो गया एक्टन। स्वतंत्रता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण समानता की आशा ही व्यर्थ है। तो ये हो गया इनका, टॉकविले का भी हमने बता दिया है। तो ऑप्शन आपका जो है ये लॉर्ड एक्टन हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है इसमें लॉर्ड एक्टन स्वतंत्रता और समानता के विरोधी हैं, बाकी सभी नहीं हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, किसने कहा कि राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। तो ये किसने कहा है, आपके सामने ऑप्शन है मिटलैंड, बक्कल, लीकॉक, गेटल। तो ये आपको बताना है किसने कहा है। तो जो राजनीति को विज्ञान नहीं मानते हैं, ये दो, मिटलैंड एंड बक्कल, ये दोनों क्या करते हैं कि राजनीति को विज्ञान नहीं मानते, राजनीति विज्ञान नहीं मानते हैं, ये विज्ञान नहीं मानते हैं। और ये कथन जो है कि राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, ये कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। तो ये बक्कल का कथन है। किसका है, बक्कल का कथन है। और ये जो गेटल महोदय हैं, गेटल महोदय कहते हैं, इनका भी कथन है राज्य के बारे में। ये कहते हैं कि वह राज्य शासन जिसमें सर्वोच्च सत्ता में भाग लेने का अधिकार केवल जनता को प्राप्त है, प्रजातांत्रिक शासन कहलाता है। फिर सुन लें, वह राज्य शासन जिसमें सर्वोच्च सत्ता में भाग लेने का अधिकार केवल जनता को प्राप्त हो, प्रजातांत्रिक शासन कहलाता है। ये राज्य के विषय में गेटल का जो है विचार है। तो ऑप्शन आपका बी जो है ये सही हो जाएगा, बक्कल ने ये स्टेटमेंट दिया है। और मिटलैंड भी ऐसा ही मानते हैं कि राजनीति को विज्ञान नहीं मानते हैं। इन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि इसकी जो है टाइटल को ही देख करके क्वेश्चन, जब राजनीति विज्ञान क्वेश्चन देखता हूँ तो इसके टाइटल को ही देख करके भ्रमित हो जाता हूँ, या फिर मुझे सोचने हंसी आती है, या सोच में पड़ जाता हूँ। ऐसा कुछ इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। संयुक्त राष्ट्र के किस महासचिव ने 1992 में अपनी रिपोर्ट एन एजेंडा फॉर पीस सुरक्षा परिषद को सौंपी? तो ऑप्शन आपके सामने है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव ने 1992 में अपना रिपोर्ट एन एजेंडा फॉर पीस सुरक्षा परिषद को सौंपी? तो ये ऑप्शन है कोफी अन्नान, बुतरस घाली, कुर्त। यहाँ पे कुर्त होगा, कुर्त वाल्दीम और यू टॉन्ट। तो जो बुतरस घाली, इन्होंने 1992 में अपनी रिपोर्ट एन एजेंडा फॉर पीस इन्होंने कहाँ दी थी, संयुक्त राष्ट्र के में इन्होंने अपनी प्रस्तुत की थी 1992 में। बुतरस खाली ने दिया था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। माउंटबेटन योजना कब लाई गई? ऑप्शन है आपके सामने 15 जून 1947 में, 18 जून 1947 में, 4 जून 1947 में, 3 जून 1947 में। तो आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है। तो जो ये माउंटबेटन योजना है ये 3 जून 1947 को माउंटबेटन द्वारा प्रस्तुत की जाती है। और 1947 को इसे 3 जून की क्या बोलते हैं,
3 जून की योजना, 3 जून की योजना के नाम से भी जाना जाता है। जबकि जो है 4 जून 1947 को इसे ब्रिटिश संसद में क्लीमेंट एटली द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कहाँ? ब्रिटिश संसद में। यही योजना ब्रिटिश संसद में जो उस समय के पीएम थे उनके द्वारा क्लीमेंट एटली द्वारा पेश किया गया था। और ये 15 जून को पारित किया गया था। पारित कब हुआ था? ये संसद में पारित कर दिया गया था। 15 जून को पारित किया गया और 18 जून को सम्राट के हस्ताक्षर हो जाते हैं इसमें। तो इसमें 18 जून 1947 को सम्राट की अनुमति मिल जाती है। तो जो माउंटबेटन योजना है ये 3 जून को लाई जाती है। इसे 3 जून की योजना के नाम से भी जाना जाता है। 4 जून को ब्रिटिश संसद में पीएम क्लीमेंट एटली द्वारा पेश किया जाता है। 15 जून को पारित किया जाता है और 18 जून को सम्राट की अनुमति मिल जाती है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को लाई गई थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? ऑप्शन है आपके सामने। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष थे, या तदर्थ झंडा समिति, या तदर्थ मौलिक अधिकार उप समिति, या संघ राज्य समिति। किसके अध्यक्ष थे? तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष थे। और अगर हम देखें मौलिक अधिकार समिति, तो जो मौलिक अधिकार समिति है इसके वल्लभ भाई पटेल थे। वल्लभ भाई इसके मतलब वो अध्यक्ष थे। और अगर हम तदर्थ मौलिक अधिकार की बात करें तो जे बी कृपलानी थे इसके। और संघ राज्य समिति की बात करें तो जे एल नेहरू थे। एक बात ध्यान रखने वाली है यहाँ पर कि जो संघ से जितनी रिलेटेड संघ राज्य समिति, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, ये जितनी संघ लग कर के आएंगे उन सब के जो है नेहरू हो जाएंगे। तो ये एक मतलब ध्यान रखने वाली बात है कि जिसमें संघ लगता है तो वो सब नेहरू उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। अध्यक्ष उसी नेहरू ही थे। तो जैसे संघ राज्य समिति हो गया है तो हो जाएगा संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति। इन सब के जो हैं कौन हो जाएंगे? ये नेहरू ही हो जाएंगे। जे एल नेहरू इनके अध्यक्ष हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे तदर्थ झंडा समिति के। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने। रूस, बी कनाडा, सी आयरलैंड, डी ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपके ऑप्शन है रूस, कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो जो ये संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान है ये कहाँ से लिया गया था? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और यहाँ से जो समवर्ती सूची के अलावा प्रस्तावना की भाषा और केंद्र राज्य संबंध ये भी वहीं से लिया गया है। जबकि अगर हम आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व और जो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, ये जो रीति है वो। और जबकि अगर हम कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा से हम संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ, राज्यपाल का पद, जीएसटी का स्वरूप ये सब किए हैं। तो ये संघात्मक ये मेन है, ये पूछा जाता है। संघात्मक व्यवस्था यहाँ से लिया है हमने। और जो मौलिक कर्तव्य हैं, समाजवाद है, सामाजिक राजनीतिक न्याय है, पंचवर्षीय योजनाएं हैं, ये सब हमने रूस से लिया है। मौलिक कर्तव्य
मौलिक कर्तव्य समाजवाद, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। कौन कौन से सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये सब कहाँ से लिए गए हैं? ये सब हमारे रूस से लिए गए हैं। और कनाडा से संघात्मक व्यवस्था ली गई है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। और ऑप्शन आपका हो जाता है डी। संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है संविधान का उद्देश्य है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। या ऑप्शन बी कहता है समाज का उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। या ऑप्शन सी कह रहा है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास। या समाज का उद्देश्य है प्रतिष्ठा एवं अवसर। तो आपको बताना है कि समाज का उद्देश्य क्या है। तो अगर हम बात करते हैं संविधान का उद्देश्य की बात हो रही है यहाँ, समाज नहीं, संविधान का उद्देश्य क्या है? तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। या फिर सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। या फिर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास या प्रतिष्ठा एवं अवसर। तो अगर संविधान का उद्देश्य की बात करते हैं तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय इसका उद्देश्य है। संविधान का हमारे क्या उद्देश्य है? सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। और जो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य है, ये क्या है? संविधान का स्वरूप है। क्या है ये? स्वरूप है, संविधान का स्वरूप, संविधान का स्वरूप है ये। और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, जो हमारे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास है, ये स्वतंत्रता है। क्या है ये? स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता है। और प्रतिष्ठा एवं अवसर की बात करते हैं तो ये क्या है? ये समता है, ये संविधान की समता है, ये संविधान के द्वारा दी गई स्वतंत्रता है। और ये संविधान का उद्देश्य ये है, उद्देश्य सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, ये उद्देश्य है। समाज का स्वरूप कैसा है? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है क्वेश्चन नंबर 13 का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। संविधान का कि किस अनुसूची में शपथ का प्रारूप दिया गया है? तो शपथ का प्रारूप किस अनुसूची में दिया गया है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है दूसरी में, बी है तीसरी में, सी है पहली में और डी है चौथी में। तो किस में जो है ये दिया गया है? संविधान के जो शपथ का प्रारूप दिया गया किस अनुसूची में दिया गया है? तो जो देख लेते हैं, इसको सीक्वेंस में ही देख लेते हैं। पहले में क्या है? पहले में संघ एवं संघ राज्य क्षेत्रों के नामों का वर्णन है। संघ एवं संघ राज्य नामों, जो संघ राज्य क्षेत्रों के नाम हैं, क्षेत्रों के नामों का वर्णन मिलता है। और अगर अनुसूची दूसरी की बात करते हैं, ये पहली हो गई, दूसरी की बात करते हैं तो इसमें वेतन भत्ते के लिए बात कहा गया है। और अगर हम तीसरी में बात करते हैं तो इसमें शपथ का प्रावधान किया गया है। और चौथी में तो राज्यसभा में राज्यों के सीटों का आवंटन की बात कही गई है। राज्यसभा में राज्यों के सीटों के आवंटन की बात कही गई है। तो इसको एक ट्रिक से समझ लेते हैं कि सबसे पहले संघ एवं राज्य जो है बने हमारे, यानी कि एक प्रकार से हमारा एक घर बन गया। घर बनते ही हमने क्या किया कि अपन पैसों के लिए आ गए, वेतन भत्ते, पैसों पे हमारा ध्यान चला गया, हम पैसों की बात करने लगे, वेतन की बात करने लगे। उसके बाद हमने कहा भाई हमें वेतन दे दो, तभी हम शपथ लेकर के और फिर हम राज्यसभा में जाएंगे। तो इसको ये ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि सबसे पहले संघ राज्य हमने अपना घर बनाया,
फिर वेतन की बात की, और जब वेतन मिल गया फिर जैसे ही घर बना करके हमने कहा कि ठीक है भाई हमें वेतन मिलेगा तभी हम शपथ लेकर राज्यसभा में जाएंगे। तो इस एक ट्रिक से इसका आप सीक्वेंस लर्न कर सकते हैं, तो चीज़ें थोड़ा सा इजी हो जाएंगी। बाकी आप भी अपनी ट्रिक कोई बना सकते हैं, हर चीज़ को कोई स्टोरी से रिलेट करेंगे तभी याद होगा और अच्छे से फिक्स रहेगा लॉन्ग टाइम के लिए। देखते हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका शपथ। तो शपथ को पूछ रहा है, तो ये तीसरी में दिया गया है, शपथ आपका तीसरी में दिया गया है। और इसको याद कर फिर एक बार रिपीट कर लेते हैं कि जैसे ही हम अपने संघ राज्य का निर्माण कर लिया तो हमने कहा कि भाई हमें वेतन भत्ते मिलेंगे तभी हम शपथ लेकर के राज्यसभा में जाएंगे। ऐसे इसको कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, 92 संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं। तो ऑप्शन ए है आपका नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बी है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, सी है सिंधी। तो आपको पूछ रहा है जो 92वें संशोधन के द्वारा कौन सी जोड़ी गई हैं। तो 92वें संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं। जबकि जो 71वें संशोधन के द्वारा नेपाली, मणिपुरी, और कोंकणी जोड़ी गई है। 70 जो फर्स्ट संविधान संशोधन कब हुआ था, ये 1992 में हुआ था, इसके द्वारा ये जोड़ी गई हैं। और ये जो है ये 92वें संशोधन तो ये कब हुआ था, 2003 में हुआ था, 2003 में हुआ था। जबकि जो हमारी सिंधी भाषा है ये 21वें संशोधन के द्वारा कब जोड़ी गई थी, 1967 में ये जोड़ी गई थी। तो ये ऑप्शन आपका बी इसमें सही हो जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाता है। बोडी, डोगरी, मैथिली एंड संथाली 2003 में 92वें अमेंडमेंट द्वारा जोड़ी गई है। जबकि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 71st संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई है। सिंधी 21वें संशोधन द्वारा 1967 में जोड़ी गई है। तो आज फिर हमने जो है 15 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। कल मिलते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।